हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। इसके पहले हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं। इसके पहले हम लोग एक पार्ट पढ़ चुके हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में। कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे पिछले वीडियो में हम लोग कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में पढ़ा गया था। जैसे गैमेटोजेनेसिस क्या होता है इसके बारे में हम लोग पढ़े थे। इसमें हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis के बारे में पढ़े थे। इंसेमिनाइजेशन क्या होता है ये भी पढ़ चुके थे। फर्टिलाइजेशन क्या होता है ये भी जान चुके थे। इम्प्लांटेशन, जेस्टेशन, पार्चुरेशन और लैक्टेशन, ये सब चीजें हम लोग कुछ टर्मिनोलॉजी पढ़ चुके थे। अब हम लोग कुछ आज इससे आगे डिटेल पढ़ेंगे हम लोग कुछ और चीजों के बारे में। जैसे ये टर्मिनोलॉजी के बारे में हम लोग अच्छे से समझ चुके थे, पढ़ चुके थे, क्योंकि आगे पढ़ने के लिए इस सब टर्मिनोलॉजी की जरूरत पड़ेगी। जैसे हम लोग ये भी पढ़ चुके थे। और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या होते हैं ये भी हम लोग पढ़ चुके थे। क्या होता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, कितने पार्ट में डिवाइड होता है, कैसे क्या होता है, सब समझ चुके थे। आज हम लोग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में जो इसको डिवाइड किया जाता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, ये भी हम लोग पहले वाले वीडियो में देख चुके हैं। लेकिन आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, आज हम लोग पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में एक मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो आज हम लोग शुरू करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। नाम से ही पता चल रहा है कि मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सिस्टम का मतलब ऐसा नहीं हो सकता कोई एक ऑर्गन होगा। इसमें क्या है, कई ऑर्गन, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मिलकर के एक साथ किसी एक पर्टिकुलर काम को करते होंगे, तो हम लोग बोलते हैं इसे रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें जितने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते होंगे उन सबका काम क्या होगा, रिप्रोडक्शन में हेल्प करना। तो इसी को हम लोग बोलते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो किन किन चीजों से बना होता है पहले देख लेते हैं, फिर हम लोग इसको डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहला ये बना होता है स्क्रोटम से। स्क्रोटम क्या होता है अभी बात करेंगे। दूसरा होता है टेस्टिस और तीसरा है इससे रिलेटेड कुछ डक्ट जिसे हम बोलते हैं एसेसरी डक्ट। तो एसेसरी डक्ट के बारे में पढ़ेंगे। और चौथा है एसेसरी ग्लैंड। एसेसरी ग्लैंड। और लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे एक्सटर्नल जेनेटिलिया के बारे में। एक्सटर्नल जेनेटिलिया या इसी को हम लोग पेनिस भी कहते हैं। तो ये सब चीजें हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे स्क्रोटम क्या होता है, टेस्टिस क्या होता है, एसेसरी डक्ट, एसेसरी ग्लैंड और एक्सटर्नल जेनेटिलिया के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं स्क्रोटम। क्या है स्क्रोटम? तो अगर स्क्रोटम की हम लोग बात करें तो मेल रिप्रोडक्टिव में जो स्क्रोटम होता है वो टेस्टिस के ऊपर पाए जाने वाला एक कवर होता है या कवरिंग लेयर है। तो अगर हम बात करें स्क्रोटम की, तो ये स्क्रोटम क्या है, कवरिंग लेयर ऑफ टेस्टिस। जो स्क्रोटम है वह टेस्टिस का आउटर कवरिंग लेयर है। और इतना ही नहीं, ये जो स्क्रोटम है वह टेस्टिस के अंदर होने वाले प्रोसेस यानी गैमेटोजेनेसिस के लिए जो सुटेबल टेम्परेचर होता है उसको ये मेंटेन करके रखता है। यानी ये स्क्रोटम क्या करता है, टेस्टिस के टेम्परेचर को मेंटेन करता है। अब क्या जरूरत है इसे मेंटेन करने, क्योंकि टेस्टिस के अंदर अगर गैमेटोजेनेसिस होना है, अगर स्पर्मेटोजेनेसिस होना है, तो इसके लिए हमारे बॉडी के टेम्परेचर, हमारे बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस, इस टेम्परेचर से कुछ लोअर टेम्परेचर की जरूरत होती है गैमेटोजेनेसिस के लिए, करीब 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लेस देन बॉडी टेम्परेचर। तो अगर गैमेटोजेनेसिस कराना हो तो उसके लिए जो सुटेबल टेम्परेचर होगा वह हमारे बॉडी के नॉर्मल टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये थी स्क्रोटम के बारे में। अब हम लोग आते हैं टेस्टिस के बारे में बात करते हैं। टेस्टिस क्या है, फिर बात करेंगे एसेसरी डक्ट की। हम बात करते हैं टेस्टिस। टेस्टिस क्या है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टेस्टिस जो है वह
पाई कहाँ पे जाती है? तो टेस्टिस की हम बात करते हैं लोकेशन की, तो जब हम टेस्टिस की लोकेशन की बात करेंगे पाई कहाँ पे जाती है, तो ये इसके लोकेशन की अगर देखें तो टेस्टिस जो होती है वो पेल्विक रीजन में पाई जाती है, पेल्विक रीजन में पाई जाती है। हम लोग कह सकते हैं कि टेस्टिस इज सिचुएटेड ऑन आउटसाइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। तो हमारी जो एब्डोमिनल कैविटी है उसके आउटर साइड में पेल्विक रीजन में टेस्टिस पाई जाती है। अगर ये था इसका लोकेशन की बात। अब हम बात करते हैं इसके साइज की। अगर हम शेप की बात कर लें, शेप देखा जाए तो ये ओवल शेप का कुछ होता है, और अगर हम बात करें इसके साइज की तो साइज में भी अगर हम बात करें इसके लेंथ की तो इसका लेंथ करीब 2 और 3 इसका जो लेंथ होता है वह 4 to 5 सेंटीमीटर का होता है। और अगर इसका विड्थ की हम लोग बात करें तो विड्थ जो होता है वह 2 to 3 सेंटीमीटर का होता है। और अगर हम इसके वेट की बात कर लें तो इसका जो वेट होगा वह 20 to 25 ग्राम का होता है। ये टेस्टिस की साइज की बात थी। टेस्टिस यानी हम लोग अगर टेस्टिस की बात की है लोकेशन की तो पेल्विक रीजन में पाई जाती है। कहां पे? आउटर साइड में, एब्डोमिनल कैविटी के आउटर साइड में। और उसकी अगर शेप की बात किए थे तो ओवल शेप का कुछ होता है। अगर साइज की बात करें तो इसका जो लेंथ होता है वो 4 से 5 सेंटीमीटर, विड्थ जो होता है वो 2 से 3 सेंटीमीटर, और इसका जो वेट होता है, जो इसका वजन होता है वो 20 से 25 ग्राम का होता है। अब हम बात करते हैं इसके कुछ शेप के बारे में, कुछ इसके स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं, इसका स्ट्रक्चर कैसे बना होता है। तो टेस्टिस का जो स्ट्रक्चर होता है अगर हम देखें, हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं, और इसमें भी हम लोग टेस्टिस की बात कर रहे हैं। टेस्टिस का हम लोग स्ट्रक्चर देखने जा रहे हैं कि टेस्टिस जो होता है कैसा होता है, कैसा इसका स्ट्रक्चर है। तो टेस्टिस को अभी हम लोग शेप देखे थे तो ओवल शेप का था, तो जो इसका स्ट्रक्चर होगा वह कुछ ओवल शेप का होता है। ये रहा ओवल शेप, कुछ इस टाइप का होगा। और इसके आउटर सरफेस पे जो इसका आउटर कवरिंग है उसी को हम लोग क्या कह रहे थे? स्क्रोटम कह रहे थे, जो इसको कवर कर रहा था, जो इसके टेम्परेचर को मेंटेन कर रहा था गैमेटोजेनेसिस के लिए और स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। तो हो ये मान लेते हैं इसकी आउटर कवरिंग है, ये टेस्टिस की आउटर कवरिंग है। और इसी के ऊपर कुछ यहां से डक्ट निकली होती है। अभी हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, डक्ट के बारे में। तो ये कुछ डक्ट है, निकली हुई है टेस्टिस से। क्या कहते हैं इस डक्ट को, कैसा होता है, अभी इंटरनल जब स्ट्रक्चर देखेंगे तो हम लोग बात करेंगे। ये टेस्टिस की स्ट्रक्चर है, ये इसका स्क्रोटम है और ये रहा टेस्टिस। ये रही उसकी आउटर कवरिंग जिसे हम लोग बोल रहे थे स्क्रोटम। और वासा इफ्रेंस या वास डिफरेंस, ये इसके सब एसेसरी डक्ट है। अभी फिर से हम लोग एसेसरी डक्ट जब आएंगे तो वहां पे बात करेंगे। टेस्टिस की अगर बात करें इंटरनल स्ट्रक्चर की, तो टेस्टिस का जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है वो कई पार्ट से बना होता है। इसके पार्ट में कुछ कंपार्टमेंट पाए जाते हैं और कुछ ही नहीं, इसके जो कंपार्टमेंट इसमें होते हैं करीब 250 कंपार्टमेंट पाए जाते हैं। एक टेस्टिस के अंदर करीब इस तरह के 250 कंपार्टमेंट पाए जाते हैं, और इस कंपार्टमेंट को हम लोग बोलते हैं टेस्टिकुलर लॉब्यूल, टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स। ठीक, तो ये रही टेस्टिस की आउटर स्ट्रक्चर और कुछ इंटरनल स्ट्रक्चर। अभी हम बात करते हैं इसके बारे में और भी। तो टेस्टिस का भी स्ट्रक्चर देखें तो टेस्टिस जो होता है वह स्क्रोटम से कवर होता है, और इस टेस्टिस के अंदर करीब 250 कंपार्टमेंट पाए जाते हैं, जिसे हम लोग क्या बोल रहे थे? टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स बोलते हैं। अब इतना ही नहीं, इस टेस्टिकुलर जो लॉब्यूल है इसके अंदर, एक टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स के अंदर करीब 1 से 3 यानी 1 से 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं।
और ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स जो होता है वह स्पर्म के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ऐसा ट्यूब्यूल्स जो स्पर्म के फॉर्मेशन में हेल्प करे उसे हम बोलते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। और ये कितना होता है, 1 से 3, और ये 250 कंपार्टमेंट है, और एक कंपार्टमेंट में 1 से 3 क्या है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है। अब हम बात करते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स की। एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सेमनीफेरस जो ट्यूब्यूल्स है वह कैसा होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो अगर हम सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स की बात करें, अगर हम पहले टेस्टिस था, इस टेस्टिस के अंदर 250 कंपार्टमेंट थे, और 250 कंपार्टमेंट में एक कंपार्टमेंट के अंदर 1 से 3 हाईली क्वाइल्ड पतले पतले यानी ट्यूब होते हैं, जिसे हम बोल रहे थे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। अब इस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स को हम लोग चाह रहे हैं इसका स्ट्रक्चर करने। सेमनीफेरस जब ट्यूब्यूल्स को इसको हम लोग इसका स्ट्रक्चर देखते हैं सेलुलर लेवल पे, तो ये जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है वह 2 लेयर से मिलकर के बना होता है, एक आउटर लेयर और एक इनर लेयर। अगर हम बात करें सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स की, तो ये 2 लेयर से मिलकर के बना होता है। एक होता है इसका इनर लेयर और एक होता है आउटर लेयर। तो हम मान लेते हैं एक आउटर लेयर है और ये रहा इसका इनर और आउटर लेयर। जो इसकी आउटर लेयर है वह बनी होती है एक कंपाउंड, एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू से, जिसे हम बोलते हैं ट्यूनिका प्रोपिया। हम लोग इसको बोलते हैं ट्यूनिका प्रोपिया। तो टेस्टिस के अंदर पाए जाने वाले टेस्टिकुलर जो लॉब्यूल है, इस टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स के अंदर पाए जाने वाले सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स की जो लेयर है वह 2 लेयर से मिलकर के बनी है। एक होता है ट्यूनिका प्रोपिया और इसके अंदर की जो लेयर होती है इसे हम लोग कहते हैं जर्मिनल इपिथीलियम। जर्मिनल इपिथीलियम, ये जो जर्मिनल इपिथीलियम है ये इपिथेलियल टिश्यू का बना होता है, और आउटर वाला जो होता है ट्यूनिका प्रोपिया ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू का बना होता है। अगर हम इस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स की कट सेक्शन देखें, अभी हम लोग क्या किए हैं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स को लॉन्गिट्यूडिनली अगर काट के देखे हैं तो 2 लेयर मिला है, एक आउटर लेयर और एक इनर लेयर। आउटर लेयर को हम लोग बोले हैं ट्यूनिका प्रोपिया और इनर लेयर को बोले हैं जर्मिनल इपिथेलियम। अब हम लोग टेस्टिस की जो इस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है इसको हम लोग कुछ इस तरह से काट के देखते हैं, ट्रांसफर सेक्शन काट के देखते हैं इस तरह से, और कैसा क्या दिखेगा। जैसे हम लोग अगर इसको ऐसे काटे और यहां से देखें क्या क्या इससे बना हुआ है किस तरह से, तो इसको हम लोग अब इस स्ट्रक्चर को देखने जा रहे हैं, कैसे इसका क्या क्या कौन कौन से सेल हैं कैसे बने हुए हैं। जब हम इसकी बात करते हैं इसके लेयर की, तो कुछ इस टाइप का बना होता है। इसमें कुछ इस टाइप का इस स्ट्रक्चर के अंदर देखने जा रहे हैं हम लोग। यहाँ पे 2 टाइप के सेल पाए जाते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के। जो जर्मिनल इपिथेलियम है इसमें 2 टाइप के सेल पाए जाते हैं। अब 2 टाइप के सेल कौन कौन से हैं, कुछ छोटे छोटे सेल, छोटे छोटे सीधे साधे कुछ सेल पाए जाते हैं और कुछ बड़े बड़े सेल पाए जाते हैं। तो 2 टाइप के यहाँ पे सेल मिलेंगे, एक छोटे सेल और कुछ बड़े सेल मिलेंगे। यहाँ पे डिफरेंस करने के लिए मान लीजिए बड़ा सेल है, तो यहां पे 2 सेल मिल गए हमें, एक छोटे सेल और एक बड़े सेल। सेम इसी तरह से इसमें भी होंगे, सभी में हम नहीं बना रहे हैं। कुछ इसमें भी इस टाइप के सेल होंगे। तो हम लोग 2 टाइप के सेल यहां भी होंगे और यहां भी होंगे, यानी इस तरह से इसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वह 2 टाइप के सेलों से मिलकर के बना होगा। ठीक है, एक छोटे सेल और एक बड़े सेल से। जो छोटा वाला सेल है इसे हम बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया, या इसी को हम लोग बोलते हैं, जो छोटे सेल हैं इसको हम लोग बोलते हैं मेल जर्म सेल, या इसी को हम बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया सेल। और ये स्पर्मेटोगोनिया जो सेल है या मेल जर्म में जो सेल है यह स्पर्म के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, यानी हम लोग कह सकते हैं मेल जर्म सेल
फॉर स्पर्म, यह स्पर्म बनाता है। तो मेल जो जर्म सेल है वह क्या बनाता है, स्पर्म बनाने में हेल्प करता है। इसी सेल से स्पर्म बनते हैं, इसीलिए इसका नाम ही है स्पर्मेटोगोनिया या मेल जर्म सेल। दूसरा जो सेल है ये क्या करेगा, ये जो बड़ी सेल है इसको हम लोग बोलते हैं सर्टोली सेल। ये जो बड़ी सेल है इसको हम लोग बोलते हैं सर्टोली सेल। अब सर्टोली सेल क्या करता है इसको देखते हैं। जो सर्टोली सेल है इसका दूसरा नाम ही है नर्स सेल, इसी का दूसरा नाम है नर्स सेल। जो नर्स का काम होता है सेम काम इसका भी होता है। यह क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है इस मेल जर्म सेल को या स्पर्मेटोगोनिया सेल को। तो जो सर्टोली सेल है ये प्रोवाइड करता है न्यूट्रिशन, ठीक है। तो यानी हम दो टाइप से सेल से बने होगा, जो सेमीफेरस ट्यूबुल्स होगा वो दो टाइप के सेल से बना होगा। एक होगा मेल जर्म सेल जिसे हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया which forms sperms, and the second cell is Sertoli cell which is also known as nurse cell and providing nutrition to the male germ cell and spermatogonia cells। ठीक है, तो ये दो टाइप के सेल यहाँ पे हम लोग को मिले हैं। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से होता है, लेकिन यहाँ पे कुछ गैप होता है इसके बीच में, कुछ स्पेस पाया जाता है इस सेलों के बीच में, और इस स्पेस को हम लोग बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। इसको हम लोग बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। और इस इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर कुछ स्पेशल तरह के सेल पाए जाते हैं। इस इंटरस्टिशियल स्पेस में कुछ स्पेशल तरह के सेल पाए जाते हैं और उस सेल को हम लोग बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल, या इसी को हम लोग बोलते हैं, या इसी को हम लोग बोलेंगे लीडिंग सेल्स, या इसी को हम लोग बोलते हैं लीडिंग सेल। अब लीडिंग सेल्स का काम क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। यहाँ पे जो सेल लीडिंग सेल्स पाई जा रही इंटरस्टिशियल स्पेस में, ये केवल लीडिंग सेल ही नहीं पाई जाती, यहाँ पे ब्लड वेसल्स भी, ब्लड भी पाए जाते हैं। ब्लड वेसल्स में ब्लड पाए जाएंगे और न्यूट्रिशन भी पाए जाएंगे, यहीं से न्यूट्रिशन इसको मिलता है। और इस लीडिंग सेल्स का काम क्या होता है, ये जो लीडिंग सेल है ये कुछ हार्मोन्स बनाती है, और बनाती ही नहीं है, ये सेक्रेट भी करती है। यानी हम लोग कह सकते हैं लीडिंग सेल्स आर सिंथेसाइज एंड सेक्रेट हार्मोन्स। लीडिंग सेल जो है वह सिंथेसाइज भी करती है और सेक्रेट भी करती है, यानी बनाती भी है और सीक्रेट भी करती है। तो सिंथेसिस एंड सीक्रेट हार्मोन्स आर कॉल्ड एंड्रोजन या टेस्टिकुलर हार्मोन्स। इस हार्मोन्स को हम लोग कहते हैं टेस्टिकुलर हार्मोन्स। क्यों इसे हम टेस्टिकुलर हार्मोन्स ही कह रहे हैं, क्योंकि ये हमारे कहां से सीक्रेट हो रहा है, टेस्टिस से, इसीलिए इसका नाम है टेस्टिकुलर हार्मोन्स। या इसी का दूसरा नाम है, टेस्टिकुलर हार्मोन्स को हम लोग एंड्रोजन के नाम से भी जानते हैं, एंड्रोजन, या इसी को हम लोग मेल हार्मोन्स भी कहते हैं। तो मेल हार्मोन जो सिंथेसाइज होता है वो टेस्टिस से होता है, और ये टेस्टिस के किस सेल से, लीडिंग सेल से होता है, जो इंटरस्टिशियल स्पेस में पाया जाता है। तो ये रहा मेल का जो टेस्टिस है उसके अंदर पाए जाने वाला सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स के बारे में। सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स के हम लोग क्या देखें, सेमिनिफेरस जो ट्यूबुल्स है वो दो लेयर से मिलकर बना होता है। एक होता है आउटर लेयर और एक होता है इनर लेयर। आउटर लेयर ट्यूलिका प्रोपिया का बना होगा और इनर लेयर बना होगा जर्मिनल इपिथेलियम का। उसके अंदर भी जब स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं तो ये इसमें दो टाइप के सेल पाए जा रहे थे, एक मेल जर्म सेल जो स्पर्म का फॉर्मेशन कर रहा है, और एक स्पेशल तरह का सेल जिसे बोले सर्टोली सेल, जिसका काम है नर्स के जैसा काम करना, देखभाल करना, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। और एक स्पेशल तरह का इंटरस्टिशियल स्पेस में स्पेशल तरह का सेल पाया जा रहा है जिसे बोल रहे हैं लीडिंग सेल्स। और ये लीडिंग सेल्स न्यूट्रिशन प्रोवाइड, ये लीडिंग सेल्स प्रोवाइड कर रहा है, टेस्टिकुलर हार्मोन्स बना रहा है, एक स्पेशल तरह का हार्मोन्स बना रहा है जिसे हम बोलते हैं एंड्रोजन, या इसी को बोलते हैं मेल हार्मोन्स। तो ये था टेस्टिस के बारे में। हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में स्क्रोटम के बारे में पढ़े और दूसरा पढ़े टेस्टिस के बारे में। अब हम लोग पढ़ते हैं इससे रिलेटेड कुछ ग्लैंड्स के बारे में, से कुछ रिलेटेड डक्ट्स के बारे में, जिसे हम लोग कह रहे थे एसेसरी डक्ट। तो हम लोग एसेसरी डक्ट कैसे बने होते हैं, क्या होती है, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो अगली जो हमारी टॉपिक है वो है एसेसरी डक्ट। कौन कौन सी ऐसी डक्ट है जो मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हेल्प करती हैं। तो अगला हम लोग का है एसेसरी डक्ट, जो तीसरा है एसेसरी डक्ट। सहायक कुछ नली जो
रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हेल्प करती हैं, ट्रांसपोर्ट करती हैं स्पर्म का। तो जो एसेसरी डक्ट है वो क्या क्या होती है, पहले उसका हम लोग नाम देख लेते हैं क्या क्या है। तो जो एसेसरी डक्ट है इसमें आता है रेटिटेस्टिस, और वासा इफ्रेंसिया, दूसरा आता है वासा इफ्रेंसिया, और तीसरा है इपीडिडाइमिस। नाम जो है ये उतना हार्ड नहीं है, अभी ट्रिक से हम लोग इसको याद करेंगे। पहला है रेटिटेस्टिस, दूसरा है वासा इफ्रेंसिया, तीसरा इपीडिडाइमिस, और चौथा है वास डिफरेंस, और लास्ट में आता है एजाकुलेटरी डक्ट। तो हम लोग एसेसरी डक्ट जो है वो रेटिटेस्टिस, वासा इफ्रेंसिया, इपीडिडाइमिस, वास डिफरेंस और एजाकुलेटरी डक्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग सबसे यहाँ पे देख लेते हैं कैसे इसको याद करेंगे, कैसे ये तरीका है जिसके द्वारा हम इसको जो डक्ट है इसको याद कर सकते हैं। मेल का जो एसेसरी डक्ट है इसको याद करने के लिए रेटिटेस्टिस से हम लोग आर ले लेते हैं, वास इफ्रेंसिया से ई, इपीडिडाइमिस से ई और वास डिफरेंस से डी, ये हमें याद हो जाएगा एजाकुलेटरी डक्ट। तो यहां से बना एक वर्ड जिसे हम बोल रहे हैं रीड मतलब होता है पढ़ना। तो यहाँ पे रीड हम लोग याद कर सकते हैं, जो रीड है वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एसेसरी डक्ट की तरह हेल्प करता है। आर से क्या है यहाँ पे रेटिटेस्टिस, और ई से यहाँ पे है रेटिटेस्टिस, और ई से है वासा इफ्रेंसिया, और एक ई से यहाँ पे है इपीडिडाइमिस। अभी कहां कहां पे होता है हम लोग सब बात करेंगे। इपीडिडाइमिस, और लास्ट है वास डिफरेंस। तो ये चारों डक्ट है, और एक लास्ट है जो हम याद कर लेंगे एजाकुलेटरी डक्ट। तो हम लोग इस स्ट्रक्चर, ये सब चीजें इस डक्ट को हम लोग स्ट्रक्चर के जरिए देख लेते हैं कहां पे होती है ये सब डक्ट। तो हम लोग इसको स्ट्रक्चर के जरिए देखते हैं। तो अगर हम टेस्टिस का स्ट्रक्चर बनाएं, एक टेस्टिस की इंटरनल स्ट्रक्चर हम लोग देखने जा रहे हैं। तो टेस्टिस का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, सबसे पहले टेस्टिस का जो शेप है वह होता है ओवल शेप का, और ये रहा इसका टेस्टिस का। इसके अंदर अभी हम लोग स्टडी किए हैं 250 कंपार्टमेंट पाए जा रहे थे, तो इसके अंदर 250 कंपार्टमेंट पाए जाते हैं कुछ इस टाइप के। ये मान लेते हैं कंपार्टमेंट है। जिस टाइप के 250 कंपार्टमेंट पाए जाएंगे। और यहां पे इस कंपार्टमेंट के अंदर पाया जा रहा था सेमनीफेरस ट्यूबल्स। ये मान लेते हैं हाईली क्वाइल्ड 1 to 3 सेमनीफेरस ट्यूबल्स, यानी टेस्टिस। Inside the testis, the 250 compartment occurs, and one compartment has a 1 to 3 seminiferous, highly coiled seminiferous tubules. और ये जो seminiferous tubules है, ये seminiferous tubules आउटर साइड में टेस्टिस में ही इस कंपार्टमेंट से आउटर साइड में पतली सी डक्ट में खुल लेती है, जिसे हम बोलते हैं रेटिटेस्टिस। ये सब जितने भी seminiferous tubules है एक पतली सी डक्ट में खुलती हैं यहाँ पे, जिसको हम लोग बोलते हैं रेटिटेस्टिस। तो यहाँ पे आकर के ये खुलती है, कुछ इस टाइप की खुलेगी यहाँ पे। तो ये सेमनीफेरस ट्यूबल्स आकर के डक्ट में खुली, और इस डक्ट को हम लोग क्या बोल रहे थे, रेटिटेस्टिस। अब ये जो डक्ट है रेटिटेस्टिस जो है वह आगे जाकर के डिवाइड हो जाती है पतली पतली डक्ट में, और इस डक्ट को हम लोग बोलते हैं, ये पतली पतली डक्ट में डिवाइड हो गई, और ये टेस्टिस के पोस्टीरियर साइड से आउटसाइड में बाहर निकल जाती है, ठीक है। और इसको हम लोग बोलते हैं वासा इफ्रेंसिया। तो ये जो डक्ट है ये है वासा इफ्रेंसिया, इसे हम बोलते हैं वासा
इफ्रेंसिया। अब यहां से वासा इफ्रेंसिया जाकर के हाईली क्वाइल्ड फॉर्म में हो जाती है, टेस्टिस के पोस्टीरियर साइड में हाईली क्वाइल्ड फॉर्म में हो जाएगी, जिसे हम लोग बोलते हैं एपिडिडाइमिस। ये हाईली क्वाइल्ड हो जाएगी इस तरह से, कुछ हाईली क्वाइल्ड फॉर्म में पाई जाएगी और ये कंटिन्यूअस आगे बढ़ती जाएगी, जिसको हम बोलते हैं एपिडिडाइमिस। और यह एपिडिडाइमिस जो है वह आगे जाकर के एक और डक्ट में खुलती है, जिसको हम लोग बोलते हैं, ये डक्ट एक और डक्ट में खुलेगी और इस डक्ट को हम लोग कहते हैं वास डिफरेंस। तो ये पार्ट रही एपिडिडाइमिस की, और ये रहा वास डिफरेंस। ये रही वासा इफ्रेंसिया, रोटेटिस्टिस। अब ये जाकर के आगे खुल जाएगी किसमें, यूरिथ्रा में, और यूरिथ्रा के थ्रू चली जाएगी एजाकुलेटरी डक्ट में। फिर टेस्टिस का स्ट्रक्चर है और इसी के ऊपर एक लेयर पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं कैप्सूल। ये जो टेस्टिस है इसके ऊपर एक लेयर पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं कैप्सूल, ठीक है। और ये कैप्सूल ट्रोपिका वेजिनालिस और ट्रोपिका एल्बुजिनिया से बना होता है। तो कुछ ये दो लेयर होता है और इसी को हम लोग बोलते हैं कैप्सूल, जो इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है टेस्टिस को। तो टेस्टिस का ये इंटरनल स्ट्रक्चर रहा। क्या क्या इसमें पाई जाती हैं टेस्टिस के, अगर इंटरनल स्ट्रक्चर की हम बात किए तो इसके अंदर 250 कंपार्टमेंट, ये सब क्या है, ये जितने भी ये सब कंपार्टमेंट हैं, ये सब जो है वह सब कंपार्टमेंट है। यानी कितने कंपार्टमेंट, या इसी को हम लोग बोल रहे थे कंपार्टमेंट, या इसी को हम लोग बोल रहे थे टेस्टिकुलर लॉब्यूल, टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स। तो ये रहे टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स, और ये रहे जो ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर है यहाँ पे दिखाए गए हैं वो है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। और सेमनीफेरस जो ट्यूब्यूल्स है इसको हम लोग पढ़ चुके हैं, जो स्पर्म के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। यहाँ पे कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बन रहा है, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बन रहा है, इस स्ट्रक्चर को सेप्टा टाइप का, तो इसको हम लोग बोल देते हैं ये सेप्टा है, इसको हम लोग बोलते हैं सेप्टा। दो टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स के बीच में जो खाली स्पेस बचा हुआ है उसे हम बोल दे रहे हैं सेप्टा, ठीक है। तो ये रहा स्ट्रक्चर टेस्टिस का, ये रही डक्ट। तो ये पूरा टेस्टिस का स्ट्रक्चर था। ये थी एसेसरी डक्ट में। एसेसरी डक्ट में हम लोग क्या क्या देखें, रेटिटेस्टिस, पहली जो एसेसरी डक्ट है वो हमें क्या मिला, रेटिटेस्टिस। दूसरी जो मिली वो हमें क्या मिली, वासा इफ्रेंसिया। और तीसरा मिला हमें एपिडिडाइमिस, और चौथा हमारा रहा वास डिफरेंस। और यह वास डिफरेंस आगे जाकर के खुलेगी यूरिथ्रा में, और यूरिथ्रा के थ्रू फिर एजाकुलेटरी डक्ट में जाके खुलेगी। तो ये रही हमारी एसेसरी डक्ट के बारे में स्ट्रक्चर, या इसके बारे में पढ़ चुके हैं। अगली हमारी है एसेसरी ग्लैंड्स के बारे में। अगला हम पढ़ेंगे एसेसरी ग्लैंड्स के बारे में। जो लास्ट पार्ट है वह है हमारी एसेसरी ग्लैंड। ऐसी ग्लैंड जो क्या करे, रिप्रोडक्टिव प्रोसेस में हेल्प करे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एसेसरी ग्लैंड। जो रिप्रोडक्शन में, रिप्रोडक्टिव एसेसरी ग्लैंड्स। अब सबसे पहले हम लोग जानते हैं ग्लैंड्स किसे कहते हैं। एक छोटा सा टॉपिक है, ग्लैंड्स किसे कहते हैं, क्या होता है ग्लैंड। ग्लैंड्स की अगर बात करें तो ग्लैंड जो है वो स्पेशलाइज्ड टिश्यू का एक ऐसा ग्रुप है जो कुछ केमिकल का सिक्रीशन करती है, जो कुछ हार्मोन्स का सिक्रीशन करती है, उसी को तो हार्मोन्स बोलते हैं। जो ग्लैंड से स्पेशलाइज्ड टिश्यू का ये ग्रुप होता है जो कुछ केमिकल सिक्रीट करता है, जिसे हम हार्मोन्स बोलते हैं, जो दूसरे बॉडी पार्ट को क्या करता है, कंट्रोल करता है, या दूसरे ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है। यहाँ भी ये जो ग्लैंड है कुछ केमिकल सिक्रीट करेगी जो रिप्रोडक्टिव प्रोसेस को कंट्रोल करती है। अब देखते हैं इसमें कौन कौन सी ग्लैंड्स हैं। तो हम लोग को यहाँ पे क्या क्या पढ़ने हैं, हम लोग को यहाँ पे मेल की जो एसेसरी ग्लैंड्स है, इस एसेसरी ग्लैंड्स में हम लोग को प्रोस्टेट ग्लैंड्स के बारे में पढ़ना है, प्रोस्टेट ग्लैंड। दूसरा हम लोग को पढ़ना है बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड,
बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड्स को हम लोग काउपर ग्लैंड्स के नाम से भी जानते हैं, काउपर्स ग्लैंड्स। तीसरा है सेमाइनल वेजाइकिल। तो यहाँ पे एसेसरी ग्लैंड में, मेल के एसेसरी ग्लैंड में हम लोग को प्रोस्टेट ग्लैंड्स पढ़ेंगे। कहाँ पे पाई जाती है इसकी पोजीशन की बात करेंगे, बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड्स यानी काउपर्स ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे और सेमाइनल वेजाइकिल के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे जो तीनों ग्लैंड्स है इनसे कुछ जो केमिकल सीक्रेट होता है, जो म्यूकस सीक्रेट होता है, इसको हम लोग यहाँ तीनों की जो सीक्रेशन है इसको हम बोलते हैं सेमाइनल प्लाज्मा, सेमाइनल प्लाज्मा। और ये जो सेमाइनल प्लाज्मा है वो हेल्प करता है लुब्रिकेशन में। जो एसेसरी डक्ट है उस एसेसरी डक्ट के थ्रू स्पर्म आसानी से पास हो सके उसके लिए लुब्रिकेट करता है उस पाथ को। हम लोग बात करते हैं इस ग्लैंड्स के बारे में, इसके पोजीशन के बारे में और ये कहाँ पे पाई जाती है और कैसा इसका स्ट्रक्चर होता है। ये सब जो है वो फिगर के जरिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी तक ये जो पढ़े वो समझ में आ गया होगा लगभग। जिसको नहीं समझ में आएगा वो कमेंट करके उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेगा। यहाँ पे हम लोग बाकी जो भी है वो नेक्स्ट में फिगर के जरिए समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।